तो दोस्तों रेलवे की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो बायोलॉजी है उसका एक चैप्टर जिसका नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी कि पादप आकारिकी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने पहले ही आपकी जो केमिस्ट्री है रेलवे के एग्जाम के लिए उसको हमने कंप्लीट करा दी है, एनसीईआरटी 9th और 10th बेस। इसके अलावा आपकी जो फिजिक्स है उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है, आपकी जो केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है और यहां पर बायोलॉजी की क्लास नंबर 16 आपके सामने लेके आए हैं। और दोस्तों पहले हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा था यानी कि जीवित जो जीव होते हैं उनका वर्गीकरण पढ़ा था, तब यहां पर आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में जीवों को 5 भागों में बांटा था। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो ये जो चैप्टर है ना ये आपके प्लांटिक किंगडम का ही है, मतलब आपको जो पादप होते हैं उनसे ही संबंधित है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपका मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, यानी कि पादप आकारिकी होता क्या है। तो नाम से ही पता लग रहा है अकारिकी, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनकी जो बाह्य संरचना होती है, उनका आकार जो होता है उसके बारे में स्टडी करना ही कहलाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। नाम से ही पता लग रहा है यानी कि आपका पादप आकारिकी। इसके बाद हम देखो अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, कल अपनी जो क्लास आएगी वो आपके प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में आएगी, है ना। उसमें पढ़ेंगे जो जीव होते हैं जिनमें आपकी जो बहुत सारी क्रियाएं होती है, जैसे आपका रिप्रोडक्शन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वो वाली क्लास हम कल लेके आएंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो पादप आकारिकी है इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि जो आपका पादप आकारिकी होता है वो होता क्या। तो पादप आकारिकी क्या होता है, इनकी प्लांट मॉर्फोलॉजी, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की जो आउटर स्ट्रक्चर होती है यानी कि बाह्य संरचना जो होती है, बाहर से कैसे दिखते हैं, बाहर कौन कौन से भाग उनके दिखते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इनके बारे में अध्ययन करना, इनके बारे में स्टडी करना आपका कहलाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब देखो भाई प्लांट मॉर्फोलॉजी जब पढ़ेंगे ना, जब हमारे पास कोई पेड़ होगा, है ना भाई, पेड़ के बारे में स्टडी कब करेंगे, जब हमारे पास कोई पेड़ होगा। तो पहले क्या कराते हैं, एक पेड़ उगाते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या करते हैं, पेड़ उगाने के लिए क्या चाहिए हमको, एक बीज चाहिए। अरे भाई आप गेहूं उगाते हो, जो है ना, आप जो भी उगाते हो, है ना, मान लीजिए आम का पेड़ उगाया, अनार का, किसी का भी हुआ है, तो बीज तो चाहिए ना, सीड तो चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो बीज लेंगे और बीज को उगाएंगे। और ध्यान रखना जो बीज उगाने की जो प्रोसेस होती है ना उसको क्या बोलते हैं, अंकुरण यानी कि जर्मिनेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अंकुरण क्या होता है, जर्मिनेशन क्या होता है। तो देखिए जब मान लीजिए हमने क्या किया, स्पेशली मैं आपको देखो देसी एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा, आपकी रियल लाइफ स्टाइल से जोड़ते हुए। देखो मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं वो अपनी हेल्थ के लिए, है ना, जो जिम वगैरह करते हैं, वो क्या करते हैं कि चने ज्यादा खाते हैं, आपको पता होगा, रात में भिगो देते हैं और मॉर्निंग में चने खाते हैं, है ना। तो जब आपने रात को चने भिजेंगे तो आप सुबह देखेंगे चने जो है चने उगने लग जाते हैं, उनके अंदर जो ये आपके अंकुरण शुरू हो जाता है। तो मतलब आपका कोई बीज होता है ना, बीज का उगना शुरू होना ही यानी कि बीज का उगना आपका कहलाता है अंकुरण। यानी कि जब एक बीज, जब एक सीड पौधे यानी कि प्लांट में बदलना शुरू हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, अंकुरण कहते हैं। मतलब बीज का उगना ही अंकुरण कहलाता है। अब देखिए अंकुरण ऐसे नहीं हो जाता, मतलब जर्मिनेशन हो जाता है, वो ऐसे नहीं होता, इसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है। अब मान लीजिए आपने गेहूं स्टोर करके रख रखा है, मान लीजिए आपके पास 10 किलो गेहूं है, एक कट्टे में भर के रख दिया, टंकी के अंदर भर के रख दिया। अब वैसा तो एक सर अपने आप ही वो गेहूं है उगने लग जाएगा, है ना, या जो है चना है जो भी है अपने आप उगने लग जाएगा, ऐसा तो उगता नहीं है ना। इसका मतलब है कि अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए कुछ न कुछ कंडीशन होना आवश्यक है। देखिए कौन कौन सी कंडीशन आवश्यक ध्यान रखना, एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए एक तो निश्चित टेम्परेचर होना आवश्यक है, यानी कि कोई फसल जब होती है ना उसका एक निश्चित टाइम होता है, निश्चित मौसम होता है, तब जाके वो आपके उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना अंकुरण के लिए एक तो निश्चित तापमान है, ऐसा नहीं है कि आपने उसको मतलब उबाल रहे हो और वो उससे कहने कि तो अंकुरण कर, कैसे होगा। जो बहुत तगड़ी सर्दी पड़ रही है तो आपने देखा होगा कई बार जो आपके जो स्पेशली जो सब्जियां जो लोग उगाते हैं ना, जब हम तो सब्जियां उगाते हैं तो मुझे पता है कि हम जब सब्जियां उगाते हैं तो बहुत सारी सब्जियां सर्दियों में उगती ही नहीं है ना। उसके लिए बहुत सारे प्रबंधन करने पड़ते हैं, पॉलीथीन उनको वो ऊपर से मतलब उनके ऊपर डालनी पड़ती है ताकि उनको सर्दी ना लगे, वो उत्पन्न हो सके, है ना। तो ध्यान रखना है कि निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन चाहिए। भाई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मान लीजिए हमने उसको जबरदस्ती ऐसे गाड़ दिया और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उसको, है ना, मान लीजिए हमने 20 फीट गड्ढा खोद दिया और फिर उसके अंदर बीज डाल दिया, तो उसको ऑक्सीजन कहां से मिलेगी पर्याप्त, इस वजह से आपका बीज नहीं उगेगा। तो एक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पानी, मान लीजिए आपने कहा एकदम सूखा खेत है और सूखा खेत के अंदर बीज डाल दिया, अब पानी नहीं मिलेगा तो बीज कैसे उगेगा। तो यहां पर क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता होती है।
मतलब अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए एक तो निश्चित टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और पानी, तीन चीजें तो गाइज होनी ही होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, जब आपका जो बीज होता है, बीज उगने लग जाता है, यानी कि बीज का अंकुरण हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है, तो आपका बीज दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक होता है प्रांकुर, एक होता है आपका मूलांकुर। देखिए पहले बात करते हैं प्रांकुर के बारे में। तो प्रांकुर वह भाग होता है जो, जब मान लीजिए अपने बीज लिया और उसको मिट्टी के अंदर उगो दिया, है ना, तो क्या होगा, एक भाग तो नीचे की ओर जाता है, जो जड़ जो होती है नीचे की ओर जाती है, और एक भाग ऊपर की ओर आता है, और वो ऊपर वाला भाग आपका तने का निर्माण करता है, पत्तियों का, फल का, फूल का निर्माण करता है। तो ये वाला भाग जिसे हम बोलते हैं प्रांकुर। और एक भाग जो नीचे की ओर जाता है और जड़ का निर्माण करता है, वो आपका कहलाता है मूलांकुर। ठीक है, इसको रेडिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम बढ़ते हैं प्रांकुर के बारे में। तो देखिए जो आपका प्रांकुर होता है वह पृथ्वी के ऊपर की ओर वृद्धि करता है। मतलब मान लीजिए बीज हमने पृथ्वी के अंदर डाल दिया, है ना, तो मतलब नीचे से ग्रोथ करेगा ऊपर की ओर, मतलब बाहर की तरफ। तो ध्यान रखना, प्रांकुर जो होता है वह बीज का वह भाग होता है जो पृथ्वी के ऊपर की ओर वृद्धि करता है। दूसरी आपको चीज ध्यान रखनी है, प्रांकुर जो होता है यह ग्रोथ करने के बाद, यानी कि वृद्धि करने के बाद तना, पत्ती और फूल, यानी कि आपका स्टेम, लीव्स और आपके जो फ्लावर होते हैं आदि का निर्माण करता है। ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, ये तीनों चीजें होती हैं, तना, पत्ती और फूल, तीनों को सामूहिक रूप से हम प्ररोग कहते हैं। ध्यान रखना, प्ररोग कहते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे गाइस सामूहिक रूप से प्ररोग कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। इसको मैं आपको बताता हूं, यानी कि फोटोट्रोपिज्म। ये क्या चीज होती है? देखो फोटोट्रोपिज्म यानी कि प्रकाश अनुवर्तन का मतलब क्या होता है, कोई भी प्लांट जो होता है, कोई पेड़ पौधे वनस्पति जो होते हैं ना, वो प्रकाश की ओर गति करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं गाइस? प्रकाश अनुवर्तन, है ना। तो ध्यान रखना है, प्रकाश अनुवर्तन ये होता है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण की तरफ गति करते हैं, यानी पौधों का वह भाग जो गुरुत्वाकर्षण की तरफ गति करता है उसे हम बोलते हैं गुरुत्व अनुवर्तन, ग्रेविटी ट्रोपिज्म। और पौधे के कुछ भाग होते हैं जो प्रकाश की तरफ गति करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। तो ध्यान रखना, प्रांकुर वाला जो भाग होता है, चूंकि ये बाहर की ओर जाता है प्रकाश की तरफ, है ना, प्रकाश ग्रहण करने के लिए बाहर की ओर जाता है, इसलिए जो प्रांकुर वाला जो भाग होता है ना, वो आपका प्रकाश अनुवर्तन होता है। मतलब क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या है? प्रकाश की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन। ये आपका दो प्रकार का होता है वैसे, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है धनात्मक, प्रकाश अनुवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश की दिशा में जाना, है ना, प्रकाश की दिशा में वृद्धि करना। और ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करना। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं दूसरे भाग की, बीज का जो दूसरा भाग होता है उसके बारे में। तो इसका जो दूसरा भाग होता है उसे हम बोलते हैं रेडिकल, यानी कि मूलांकुर। तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये आपके जड़ का निर्माण करेगा, नीचे की ओर जाएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो देखिए यह क्या करता है, पृथ्वी के नीचे की ओर वृद्धि करता है, मतलब जब बीज डालोगे तो नीचे की ओर ग्रोथ करता है। और गाइस ये आपके ग्रोथ करके जड़ यानी कि रूट का निर्माण करता है। तो आपसे पूछ लेगा कि भाई जड़ का निर्माण बीज का कौन सा भाग करता है, यानी कि बीज या सीड जो होता है उसका कौन सा भाग रूट यानी कि जड़ का निर्माण करता है? तो ध्यान रखना, मूलांकुर जो होता है, रेडिकल जो होता है, बाद में ग्रोथ करके आपके जड़ जो होती है, रूट जो होती है, इसका निर्माण करता है। यहां पर ये जो आपका मूलांकुर होता है वो गुरुत्व अनुवर्तन को फॉलो करता है, मतलब इसको ग्रेविट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण की तरफ खींचना। मतलब गुरुत्व आकर्षण का मतलब होता है कि पृथ्वी जो होती है वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। तो इसी प्रकार से आपका जो मूलांकुर होता है ना, वो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में ही आगे वृद्धि करता है। गुरुत्वाकर्षण के मतलब गुरुत्वाकर्षण की तरफ क्या करता है, अपने आप को आकर्षित करता है ना, उसकी तरफ वृद्धि करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्व अनुवर्तन। तो ये था आपका गाइस जो बीज जो होता है उगने के बाद दो भागों में बढ़ता है, एक होता है प्रांकुर, एक आपका होता है मूलांकुर, है ना। अब यहां पर बात करते हैं, एक जो पुष्पीय पौधा होता है जिसके अंदर फ्लावर जो आते हैं ना, वो उसके कितने भाग होते हैं? ध्यान रखना, ये आपके 4 भाग होते हैं। इन 4 भागों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है जड़ यानी कि रूट, दूसरा होता है तना यानी कि स्टेम, तीसरा होता है पत्ती यानी कि लीफ, और चौथा होता है पुष्प यानी कि फ्लावर। और आपको ध्यान रखना है 5वें हम पढ़ेंगे फल के बारे में, लेकिन वो आपके इसके भाग में नहीं आता, क्योंकि फल कुछ पौधों में आते हैं कुछ में नहीं आते। लेकिन ध्यान रखना, ये आप ज्यादातर चीजें हो होती है आपके पुष्पी पौधे के अंदर, ये 4 चीजें मौजूद होती हैं। चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर चारों के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब यहां पर एक एक जो आपके भाग हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जड़ यानी कि आपकी जो रूट होती है उनके बारे में। देखो, जो जड़ जो होती है ना, आपको पता होगा मूलांकुर जो होता है ना, वो आपका वृद्धि करके, रेडिकल जो पार्ट होता है वो आपका वृद्धि करके आपकी जड़ का फॉर्मेशन करता है, यानी कि वह जड़ की फॉर्म में आ जाता है। आगे बात करते हैं कि यहां पर देखिए, जो रेडिकल वाला जो पार्ट होता है, मूलांकुर जो मेन जो होता है, ध्यान रखना, मूलांकुर जो होता है, जो रेडिकल वाला जो पार्ट होता है ना, उससे जो बनने वाली जड़ होती है उसे हम बोलते हैं मूसला जड़। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैप रूट, ध्यान रखना, आपसे पूछ लेगा मूसला जड़ किससे बनती है, तो मूसला जो जड़ होती है ना, वो आपका जो रेडिकल जो होता है ना उससे बनती है। रेडिकल जब ग्रोथ करता है, जो आपका मुख्य जो आपका मूलांकुर है वो ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है, तब जाके आपकी जो मूसला जड़ यानी कि टैप रूट बनती है। बीचों बीच जो आप कई पेड़ होते हैं उनके बीच में जो जड़ पाई जाती है, सबसे मोटी जड़ जो होती है ना, मूल जड़, वो आपकी कहलाती है मूसला जड़ यानी कि टैप रूट। जैसे आपके सरसों जो होते हैं, आम जो होते हैं, उनमें सिर्फ एक मूल ही पाया जाता है, बाकी यहां पर और कोई छोटी छोटी, मतलब मेन रूप से आपकी एक ही जड़ पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूसला जड़ यानी कि टैप रूट। आगे बात करते हैं अपस्थानिक जड़ यानी कि एड वेंट्रिटियस रूट, है ना, एडवेंट्रिटियस रूट यानी कि आपका अपस्थानिक जड़ क्या होती है, तो दोस्तों ऐसी जड़ जिनका विकास मूलांकुर को छोड़कर पौधे के अन्य भाग से होता है। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें मूलांकुर जो होता है उससे जड़ों का निर्माण नहीं होता, साइड में से कहीं से भी बहुत सारी जड़ें फॉर्मेशन हो जाती हैं, यानी कि अलग अलग भागों से जड़ बन जाती हैं, तो वो ऐसी जड़ों को बोलते हैं अपस्थानिक जड़ यानी कि एडवेंट्रिटियस आपका रूट। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपने देखा होगा बरगद जो होता है, बरगद में ऊपर टहनी में से जड़ निकल आती है ना। मक्का आपने देखो कि मक्का में, जैसे मक्का का पेड़ है तो मक्का में साइड मतलब बीच में कोई मूल जड़ नहीं होती है, साइड में से बहुत सारी जड़ें निकल आती हैं। इसी प्रकार से चावल में, तो ये जो ऐसी जड़ होती है जिनको बोलते हैं अपस्थानिक रूट, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके मूल, इनके अंदर क्या होता है, टैप रूट नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, एक आपका रूट हेयर क्या होते हैं, यानी कि मूल रोम क्या होते हैं। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था कि रूट हेयर क्या होते हैं, यानी कि मूल रोम क्या होते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जो आपकी जड़ें जो होती है ना, जड़ें जो होती हैं, जड़ों की कोशिकाएं जो होती है ना, सेल होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, लंबे रोम जैसे यानी कि लंबे बालों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जड़ जो होती है, जड़ की कोशिकाओं के ऊपर कुछ लंबे लंबे हेयर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल रोम यानी कि रूट हेयर बोलते हैं। अब यहां पर जड़ जो है वो आपके देखिए कई प्रकार के, आपका देखो मूसला जड़ है, अपस्थानिक जड़ है, रूट हेयर है। इसके बाद यहां पर देखिए दो तीन और है, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहले यहां पर बात करते हैं श्वसन मूल क्या होता है, मतलब रेस्पिरेशन रूट क्या होते हैं। दोस्तों कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जो जड़ होती है ना वो जमीन से बाहर निकल आती है ना, जमीन से बाहर। देखो जड़ जो होती है, जड़ क्या होती है, जड़ क्या होती है, अंदर जाती है ना, जमीन के अंदर। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ अंदर से जाकर वापस ऊपर की ओर आ जाती है ना, उन्हें हम बोलते हैं श्वसन मूल। और ये जो आपकी जो जड़ होती है वो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें श्वसन क्रिया में क्या करती है, हेल्प करती है, इसलिए इसका नाम हो गया श्वसन मूल। जैसे आपका राइजोफोरा जो होता है ना, उसके अंदर ऐसी जड़ें पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आरोही जड़ के बारे में, यानी कि क्लाइंबिंग रूट। दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, मान लीजिए कुछ पेड़ होते हैं स्पेशली क्या होते हैं, जो आपके बेल टाइप की जो होती है, बेल जो होते हैं ना, जैसे अंगूर की बेल हो गई, कोई बेल हो गई, तो वो क्या होते हैं दोस्तों, जो पेड़ पौधे विकसित होते हैं तो किसी आधार से चिपकने के लिए, मान लीजिए हमने आपके देखा होगा, मान लीजिए हमने लौकी बो रखी है ना, या ककड़ी बो रखी है, तो हम क्या करते हैं, जब गाँव यहाँ खेती करते हैं तो वहां पर बहुत सारी व्यवस्था करते हैं, तार लगा देते हैं, तो उनके ऊपर वो आसानी चढ़ पाती हैं। तो क्या होता है, कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है गाइस, वो जड़ जो आपके जो जड़ जो होती है ना, है ना, वो क्या करती है, आपके एक प्रकार से क्या करती हैं, आपका मतलब उनमें पकड़ने के लिए, मतलब अपने आधार बेस को पकड़ने के लिए क्या करती हैं, वे क्या करती हैं, एक क्लाइंबिंग रूट की तरह, मतलब आधार को पकड़ने के लिए नई जड़ें से बनाती हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके आरोही जड़ बोलते हैं। मतलब इसका जो एग्जांपल है आपका हो जाएगा पान, यानी कि क्लाइंबिंग रूट जो होती है वो क्या करते हैं, किसी आधार को पकड़ने के लिए, कोई बेस होता है उसको पकड़ने के लिए वहां पर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं गाइस, आपके क्लाइंबिंग रूट यानी कि आपके बोलते हैं आरोही जड़। ये आपके जो पान होता है ना उसके अंदर पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं स्तंभ मूल। दोस्तों स्तंभ मूल क्या होती है,
स्तंभ मूल ऐसी जड़ होती हैं जो आपके अब जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अन्य भागों से निकल आती हैं और वे क्या करती हैं कि जड़ की तरह ही कार्य करती हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं उनको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। आपने देखा होगा जैसे बरगद जो होता है, बरगद में क्या होता है गाइस, ऊपर से जो आपकी टहनी जो होती है, टहनियां क्या करती हैं, टहनियां नीचे लटक के और एक जड़ की तरह कार्य करने लग जाती है। इसी प्रकार से पीपल जो होता है, पीपल में भी क्या होता है, जो आपके टहनियां होती हैं वो आपके जड़ के रूप में रूट का कार्य करती हैं। तो ऐसी जड़ होती है उनको बोलते हैं स्तंभ मूल, यानी कि आपका प्रॉप रूट इनको बोला जाता है। तो गाइस ये था आपका जड़ के बारे में। अब यहां पर बात करते हैं जड़ जो होती है उनका कार्य क्या होता है, रूट जो होती है वो पेड़ पौधों में क्या काम करती हैं। तो देखिए पहला काम होता है खनिज लवण जो होते हैं और जल जो होती है उसका अवशोषण करना। आपको पता हो कोई भी पेड़ पौधा होता है उसको वाटर चाहिए होगा, तो होता क्या है कि पानी की सप्लाई जो होती है वो जड़ है वो नीचे की ओर से, यानी कि पेड़ पौधे में जो जड़ जो होती है वो खनिज लवण है उसका अवशोषण करती है और आपका जो पूरा पेड़ है उसको सप्लाई करती है। और आपने देखा होगा मरुस्थलीय जो पेड़ पौधे होते हैं ना, मरुस्थल में चूंकि पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है, तो इस वजह से क्या होती है मरुस्थलीय जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनकी जो जड़ होती है वो गाइस क्या होती है, बहुत ही लंबी लंबी बहुत ही बड़ी बड़ी होती है। लेकिन जो आपके समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना, है ना, समुद्र के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, आपका लोटस कमल है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, चावल जो है, इनकी जड़ ज्यादा विकसित नहीं होती है, इनकी जड़ें बहुत छोटी छोटी होती है। तो ध्यान रखना है जड़ का जो मेन काम होता है वो आपका होता है खनिज लवण और जल का अवशोषण करना। इसके अलावा आपकी जो जड़ होती है वो आपके पेड़ पौधों को क्या करती है, मिट्टी में जकड़े रखती हैं। आपकी जड़ होती है वो पकड़े रखती है पेड़ पौधों को नीचे से, ताकि आपका पेड़ गिर ना जाए। तो पेड़ को यांत्रिक सहारा देने का काम, मतलब पेड़ गिर ना जाए उसके लिए भी आपकी जो रूट्स हैं वो जिम्मेदार होती हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो जड़ होती हैं वो खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने का भी काम करती हैं। कुछ पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाद्य पदार्थ है जड़ों के रूप में संग्रहित करते हैं, जैसे आपका मूली होगा, आपने मूली जरूर खाई होगी, सलजम खाई होगी, गाजर खाई होगी, कैरेट और चुकंदर खाई होगी। ये गाइस सारी की सारी क्या होती हैं, जड़ होती हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ सकता है हम मूली का कौन सा भाग खाते हैं, है ना, एग्जाम ऑप्शन में दे देगा जड़, तना, फूल, फल, है ना। तो ध्यान रखना ये सारी की सारी जड़ होती हैं। मूली भी जड़ होती है, सलजम भी जड़ होती है, गाजर और चुकंदर ये सारी की सारी जड़ होती है, ध्यान रखना है। और ये गाइस क्या करते हैं, इनको हम खाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारी की सारी जड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। जड़ जिनका हम खाने में काम लेते हैं ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके दूसरे भाग की, जिसका नाम है तना यानी कि स्टेम। तो देखो तना क्या होता है, तना किससे बनता है, जब आपका जो बीज होता है ना, एक भाग तो नीचे भी जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मूलांकुर, रेडिकल, और एक दूसरा होता है प्रांकुर वाला भाग जो ऊपर की ओर विकसित होता है। तो जो प्रांकुर वाला भाग होता है ना वो आपका क्या बनाता है, तने का निर्माण करता है। तो देखिए ये आपका जो तना जो होता है ना, यह पेड़ पौधों को सहारा यानी कि आपका जो इनको यांत्रिक सहारा देने का काम करता है, मतलब जो पेड़ है वो विकसित है ना, ग्रोथ करता रहे, लंबा बढ़ता रहे, वो आप पे कौन डिपेंड करता है, तने के ऊपर। यह आपका जो प्रांकुर होता है उससे बनता है और प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। मैंने आपको बताया था प्रकाश अनुवर्तन के बारे में, फोटोट्रोपिज्म के बारे में बताया था ना। तो आपका जो तना होता है फोटोट्रोपिज्म में होता है, वो प्रकाश की ओर गति करता है। और ध्यान रखना है जो आपका एक पेड़ पौधा होता है उसके अंदर जो आपके फूल, है ना, फल, आपका जो आपके बीज वगैरह जो आते हैं, है ना, वो आपके तने से ही डेवलप होते हैं। यानी कि तना होता है उससे आपके फूल बनते हैं, तने से ही पत्ती बनती है और तने से आपके जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो आपके पेड़ पौधे के अंदर बनते हैं। आगे बात करते हैं तने का काम क्या होता है। देखो तना क्या होता है, बीच में होता है, यहाँ पे तना बीच में होता है, ऊपर आपकी पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, नीचे जड़ होती हैं। तो ये क्या करता है, मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, उन्होंने प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की मदद से आपका भोजन बनाया। तो पत्तियां हैं, पत्तियों से लेके कौन आएगा, तो आपका पत्तियों से, पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण से बने हुए भोजन को लेके आएंगे। और आपका जो रूट है, तो रूट तक ले जाने का काम कौन करेगा, तना। भाई तना जो है वहीं से होके तो भोजन गुजरेगा, तो आपको जो प्रकाश संश्लेषण की मदद से भोजन बना है उसको रूट तक पहुंचाना। और रूट क्या करती है, जड़ क्या करती है, जड़ आपके जो भोजन होती है ना, आप भोजन नहीं, आपका जो खनिज और लवण होता है उसको अवशोषण करेंगी। और फिर जो ये अवशोषण किया हुआ खनिज और लवण है वो पेड़ पौधों के विभिन्न भाग होते हैं, पत्तियां जो होती हैं, शाखाएं जो होती हैं, उनमें कौन पहुंचाएगा, भाई आपके यही तो लेके जाएगा, तना ही तो लेके जाएगा। तो ध्यान रखना है तना जो होता है, स्टेम जो होता है, वो क्या करता है, भोजन और खनिज लवण जो होते हैं, या आप खनिज लवण और वाटर भी ऐड करना, खनिज लवण अब आपका जल जो होता है उसके परिवहन का कार्य करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब यहां पर दोस्तों आपका जो तना है ना, उसका बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन किया गया है। तने को यानी कि स्टेम को अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है। मेन रूप से तने को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक होते हैं भूमिगत, जो भूमि के अंदर रहते हैं। दूसरे होते हैं अर्धवायुवीय यानी कि सब एरियल, और तीसरे होते हैं वायुवीय यानी कि हवा में होते हैं एरियल। तो इनके बारे में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना। देखिए जो भूमिगत तना है ना, इसमें से गाइज आपके प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, अब देखिए जो भूमिगत तना होता है ये भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्तंभ कंद, तो ध्यान रखना है। आलू गुलाब जो होते हैं, है ना, वो आपके इस कंद आपके कंद की श्रेणी में आते हैं, यानी कि स्तंभ कंद की श्रेणी में आते हैं। आपसे प्रश्न जो पूछेगा रेलवे में, क्या पूछा जाएगा कि आलू का कौन सा भाग हम खाते हैं। ध्यान रखना, आलू एक प्रकार का तना ही है, लेकिन कौन सा है? भूमिगत तना, यह आपको ध्यान रखना है। और भूमिगत में ज्यादा डिटेल से जाए तो आपको ध्यान रखना, भूमिगत के अंदर स्तंभ कंद वाला भूमिगत तना है। तो ध्यान रखना, आलू जो हम खाते हैं वो आपके भूमिगत तने का उदाहरण है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, हल्दी होती है और अदरक जो होते हैं, हल्दी और अदरक हमने तो बोए हैं, है ना, तो ये आपके प्रकंद वाले भाग होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि राइजोम वाले भाग होते हैं। तो आपका जो भूमिगत तना होता है 4 प्रकार का होता है। तो इनमें प्रकंद जो आपका तना होता है, राइजोम जो वाला होता है, वो आपके हल्दी और अदरक में पाया जाता है। आपका एक होता है घनकंद, जिसको बोलते हैं कॉर्न। तो यहां पर देखिए अरबी जो होती है, केसर जो होते हैं ना, उनमें इस प्रकार का तना पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं शलकंद। देखो शलकंद आपके जो प्याज होते हैं और लहसुन होता है, आपने जाना प्याज और लहसुन ये भी हमने खूब उगाए हैं। इनमें क्या होता है कि नीचे की ओर जड़ें जो होती हैं वो पाई जाती है, किसके रूप में? इस प्रकार की अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। तो आपके जो प्याज होता है और आपका लहसुन होता है इसके अंदर, है ना, तो ध्यान रखना है, ये आपकी शलकंद वाले भूमिगत तना होते हैं सारे भूमिगत तना ही। इसके बाद बात करते हैं अर्धवायुवीय यानी कि सब एरियल तने के बारे में। तो ध्यान रखना, ये भी आपका 3 प्रकार का होता है, ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी और आपका अंत भूस्तरी। अब देखिए ये आपका जो ऊपरी भूस्तरी है वो आपके ब्राह्मी में पाया जाता है। भूस्तरी वाला आपका जो तना है वो आपके घासों में पाया जाता है। अंत भूस्तरी वाला आपका पाया जाता है पोदिना के अंदर। इसके अलावा वायुवीय तना की बात करें, वायुवीय तना की एरियल वाले स्टेम की, तो यहाँ पर देखिए ये आपके बहुत सारे भागों में कैटेगराइज किए गए हैं। आपको बस ये वाले ज्यादा ध्यान रखने, ये भूमिगत वाले, है ना। तो स्तंभ प्रतान जो वाला है वो आपका जो करेला होता है, अंगूर जो होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। पर्णाभ वाला जो है वो आपके नागफनी में पाया जाता है। पत्र प्रकलिका वाला जो तना है वो आपके शतावर में पाया जाता है। स्तंभ शूल आपके नींबू और बेर हैं, इनके अंदर पाया जाता है। सो गाइस ये था आपका पूरा तना के बारे में। तने के बारे में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, भूमि का तने के बारे में ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है गाइस, अब चलिए हम आगे और जो भाग है उनके बारे में पढ़ते हैं, पत्तियों के बारे में, फल के बारे में, फूलों के बारे में, इनके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब चलिए दोस्तों यहां पर अगले भाग की बात करते हैं। अगला जो भाग है वो आपका है पत्ती यानी कि लीफ। अब देखो पत्तियां तो आप सभी जानते हो, है ना, तो देखिए जो पत्तियां होती हैं इनके बारे में बात करते हैं कि पत्तियों का क्या कार्य होता है आपका जो पेड़ होता है उसके अंदर। देखिए जो आपकी पत्तियां होती है ना उनके अंदर रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। और ये जो रंध्र होते हैं ना वो आपके वायुमंडल में जो ऑक्सीजन और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है पेड़ पौधों में, उसके लिए जिम्मेदार होता है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपका जो प्रकाश संश्लेषण वगैरह जो होता है ना, उससे जो आपकी गैसों का जो आपका विनिमय होता है या जो पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं, जो आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय होता है पेड़ पौधों में, उसके लिए जिम्मेदार होता है रंध्र यानी कि स्टोमेटा। स्टोमेटा होते क्या है, ये आपके पत्तियां जो होती हैं, लीव्स जो होती हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्रवारी संरचनाएं होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। और गाइस ध्यान रखना दूसरा यहां पर पत्तियों के बारे में कि पत्तियां जो होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये जो हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वो पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है हम आगे जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे पादपों की, उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे कि आपका प्रकाश संश्लेषण कैसे कैसे होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, सब कुछ, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो मेन रूप से सहयोग करती हैं। पत्तियों में हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है जो आपके प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बात करते हैं, यहां पर जो पत्तियां होती हैं उनका अगला कार्य होता है वाष्प उत्सर्जन करना, मतलब ट्रांसमिशन करना। देखो होता क्या है दोस्तों, जब आपका जो पेड़ पौधा होता है
वो जड़ों के माध्यम से पानी ग्रहण करता है, तो ज्यादा पानी अगर वो ग्रहण कर लेता है तो उसे समय समय पर त्यागना भी पड़ता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन, यानी कि वाष्प के रूप में जो पेड़ पौधे होते हैं, आपकी जो पत्तियां होती हैं उनके माध्यम से कुछ पानी की मात्रा को त्यागते हैं, है ना। तो इस चीज को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, मतलब ट्रांसपिरेशन। अब इसके ऊपर कंट्रोल करना कि मान लीजिए कि आपका पेड़ पौधा है जो आपके मरुस्थलीय डिजर्ट एरिया में है, अब वहां पर पानी की पहले ही कमी है, तो वहां पर अगर ये पेड़ पौधा ज्यादा मात्रा में पानी त्यागेगा तो वहां पर जो आपका जो पौधा है उसको पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो ग्रहण करेगा वो त्याग देगा। तो इसको गाइस कंट्रोल कौन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपके पत्तियां ही कंट्रोल करती हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है गाइस, कांटेदार पत्तियां पाई जाती है, मतलब इनकी जो पत्तियां होती हैं उनमें कांटे 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 जैसी संरचनाएं उत्पन्न हो जाती है। और ये जो कांटे नुमा संरचनाएं होती हैं इनका बहुत सारा उपयोग है। पहले तो कोई बाहर से कोई आक्रमणकारी है ना, मान लीजिए कोई एक अच्छा सा पेड़ है उसके अंदर फूल आ रहे हैं, है ना, तो मान लीजिए अगर कांटा है तो उस फूल को नहीं तोड़ सकता, उस फल को नहीं तोड़ सकता, मतलब ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है। इसके अलावा जो कांटेदार जो पत्तियां होती हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन भी कंट्रोल होता है। तो जैसे आपका नागफनी जो होता है, ग्वार पाठा जिसको आप एलोवेरा भी बोलते हो, इनके अंदर गाइस क्या होता है, इनकी संरचना में छोटे छोटे क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे आपके कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं, कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती हैं वो प्रतान यानी कि ट्रेंडिल के रूप में विकसित हो जाती हैं, या प्रतान यानी कि ट्रेंडिल के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनका काम क्या होता है, ये अपने आसपास की जो वस्तुएं होती है ना, इनको क्या करती है, पकड़ने के लिए ऐसा करती है। मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, अब यहां पर मान लीजिए जैसे आप स्पेशली जो बेल होते हैं ना, जैसे मान लीजिए अंगूर की बेल है ना, या आपके कोई मटर का पेड़ है, उसमें क्या होता है कि आपका जो ये पत्तियां हैं, पत्तियों के पास में जो पत्तियां एक प्रकार से ये पकड़ने के लिए एक संरचना से बना लेती है। उस संरचना को हम बोलते हैं ट्रेंड्रिल यानी कि प्रतान, मतलब अपना विकास करने के लिए क्या करती हैं, आसपास की जो वस्तुओं को पकड़ने के लिए एक प्रकार से ऐसे कांटे ऐसे मतलब ये संरचना से बना लेते हैं ना, कांटेनुमा नहीं, मतलब ट्रेंडिल यानी कि एक प्रकार से जकड़ने लायक संरचना बनाते हैं ताकि वो आप मतलब आगे वृद्धि कर सके, आगे ग्रोथ कर सके। तो आपका जो मटर है, जो मटर का पादप होता है उसमें ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा गाइस आपको ध्यान रखना है, एक कुछ कीट भक्षी पौधे होते हैं। कीट भक्षी पौधे क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं इनसेक्टिविरियस आपका प्लांट। होते क्या दोस्तों, कुछ आपके ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, घड़े यानी कि आपका घड़े जैसी संरचनाएं बना लेते हैं। उनके जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, उनकी जो पत्तियां होती हैं एक घड़े नुमा संरचना बना लेती है, ताकि अगर कोई कीड़ा जो है अगर उसके अंदर फंस जाता है और उस कीड़े की डेथ हो जाती है, तो आपका जो पेड़ है वो क्या करता है, उसमें मौजूद नाइट्रोजन के जो उत्पाद होते हैं उनको न्यूट्रिशन के रूप में ग्रहण करता है। ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कीट भक्षी पौधे, यानी कि ऐसे पौधे होते हैं जो आसपास आने वाले कीड़ों को पकड़ने जकड़ने का काम करते हैं, है ना। ये चीज अलग है ना। ये आपके जो मटर का पौधा है वो सिर्फ आगे बढ़ने के लिए ऐसा करता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आने वाले जो कीड़े होते हैं उनको पकड़ लेते हैं और उसके जाल में जो फंस जाते हैं तो कीड़े मर जाते हैं, है ना। और इससे क्या होता है कि उनमें उत्पन्न जो नाइट्रोजन उत्पाद है उनको गाइस जो खा लेते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधे कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कीट भक्षी पौधे। जैसे आपका ड्रोसेरा है, यूट्रिकोलेरा है और घटपर्णी, ये सारे गाइस आपके क्या कहलाते हैं, कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। सो गाइस ये था आपका पत्तियों के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है, पत्तियों के बारे में ये सारे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आते हैं। अब यहां पर आगे बात करते हैं फूल फ्लावर, और ये अपना मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि यहां से गाइज बहुत शानदार प्रश्न बनते हैं। देखो आपका जो फूल होता है ना, फूल तो आप जानते ही है ना, फ्लावर जो होता है उसके बारे में अध्ययन करते। देखो फूल जो खिलता है, यानी कि आपका फूल जो होता है, पहले फूल आता है, वो खिलने की जो प्रोसेस होती है उसे गाइस हम क्या बोलते हैं, एंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। पौधों के अंदर फूल खिलने की जो क्रिया होती है उसे हम एंथेसिस कहते हैं। फूल के अंदर गाइस मेन रूप से 4 पार्ट होते हैं। आपका जो फूल होता है, जो फ्लावर होता है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक होता है बाह्य दल पुंज, है ना, एक होता है दल पुंज, एक होता है पुमंग और एक आपका होता है जायंग। ये 4 पार्ट होते हैं आपके जो फूल होते हैं उसके। एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक आपका होता है बाह्य दल पुंज, इसको बोलते हैं कार्लेक्स, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात तो जो बाह्य दल पुंज होता है, यह फूल जो होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनमें सबसे नीचे आधार में स्थित होता है ना। आधार जो होता है उसका जो बेस जो स्थित होता है, उसके अंदर आपका जो बाह्य दल पुंज है ये आपके स्थित होता है। और ध्यान रखना है, ये जो बाह्य दल पुंज जो होता है हरे रंग की एक पत्ती नुमा संरचना बनाता है। मतलब आपका जो बाह्य दल होता है
ये क्या होता है, एक लीफ टाइप की पत्ती नुमा एक संरचना टाइप में व्यवस्थित रहता है और ये नॉर्मली हरे रंग यानी कि ग्रीन कलर का पाया जाता है। आगे बात करते हैं इसका काम क्या होता है। जो बाह्यदल होता है ना, ये जो कली निकलती है वहां से, है ना, जो आपका फूल होता है, फ्लावर जो होता है, उसके बेस में जो कली निकलती है ना, जो बाद में जाके पूरा फूल बन जाती है, तो उसको प्रोटेक्शन करना। इसके अलावा जो आंतरिक भाग जो होते हैं, इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं फूल के अंदर, ध्यान रखना, फूल के अंदर जो आंतरिक भाग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, बाह्यदल पुंज यानी कि कार्लेक्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहां पर दूसरे भाग की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं दलपुंज, और इसे अंग्रेजी में बोलेंगे कोरोला, है ना, कोरोना नहीं कोरोला। ओके, तो दलपुंज यानी कि कोरोला जो होता है, ये आपके पुष्प का दूसरा चक्कर या दूसरा भाग होता है। ये गाइस जो भाग होता है ये थोड़ा चमकीला होता है और रंगदार भी होता है, मतलब कलरफुल होता है, अलग अलग रंग पाए जाते हैं इसके अंदर, और यह चमकीला होता है। और एक स्पेशल बात क्या होती है गाइस, इसके अंदर विशेष गंध पाई जाती है, स्मेल, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी सी स्मेल आती है ना, इसके अंदर गंध आती है, और उस गंध के कारण ही इसमें क्या होती है, परागण की क्रिया होती है, पोलिनेशन। परागण क्या होता है, अन्य जो कीड़े होते हैं ये इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, मतलब फूल जो होता है ना, फूल उसके अंदर खुशबू आपने देखी होगी ना भाई, गुलाब का फूल आप सूंघते होंगे तो खुशबू जो आती है ना, वो आपके बाह्यदल वो आपका बाह्यदल नहीं, जो दलपुंज होता है कोरोला, उसके अंदर से आती है। और आपको पता होगा बहुत सारे कीड़े जो जब आते हैं, मधुमक्खियां आती हैं, है ना, बहुत सारे कीड़े उसकी खुशबू ग्रहण करने के लिए आते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, ये परागकण की क्रिया होती है। परागकण मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम आपका जो पेड़, आपके जो फूल है, फूल के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि परागण क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यहां पर आगे बात करते हैं कि जो दलपुंज होता है, दलपुंज की जो इकाई होती है, यूनिट जो होती है, वो आपके कहलाती है पंखुड़ी यानी कि पीटल। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे यहां पर तीसरे भाग के बारे में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं पुमंग यानी कि एंड्रोसीलिया, इसको क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम, ठीक है, क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम, ठीक है। तो देखिए जो पुमंग वाला जो भाग होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह है मानव का, वो मानव नहीं, ये आपके फूल का या पुष्प का नर जननांग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका फूल का, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो इकाई होती है वो आपके पुंकेसर होती है, इसको हम पिस्टल भी बोलते हैं और इसको स्टामेन भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पुमंग जो होता है यह फूल का नर वाला नर जननांग भाग कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या होता है, जो पुमंग होता है इसमें गाइस मेल सेक्स जो सेल होती हैं आपके, जो पादप की नहीं फूल की वो बनती हैं, यानी कि जो फूल होता है उसकी जो मेल सेक्स सेल होती हैं, है ना, सेक्स कोशिकाएं जो होती हैं इसके अंदर बनती है। और गाइस इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, परागकण यानी कि पॉलीग्रेन। ध्यान रखना, परागकण क्या होते हैं, परागकण का मतलब होता है जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनके अंदर जो नर की सेक्स कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीग्रेन। क्या बोलते हैं, पॉलीग्रेन। पॉलीग्रेन क्या होती है, जो पुष्प जो होता है, फूल जो होता है, उसके अंदर जो मेल सेक्स सेल पाई जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परागकण, ठीक है। अब देखिए जो आपका पुमंग वाला जो भाग होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है, एक होता है आपका तंतु यानी फिलामेंट, दूसरा होता है परागकोश यानी कि एंथर, और तीसरा होता है योजी। योजी का मतलब एक प्रकार से जोड़ने वाला, योजक, है ना, यानी कनेक्टिव, ठीक है। इनके बारे में डिटेल से हम जब पढ़ेंगे, जब आपका जो आपका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्लावर के अंदर, तब आपको मैं डिटेल से इसके बारे में बताऊं, ठीक है। अगला जो भाग है इसका वो आपका कहलाता है जायांग यानी कि गाइनोसियम, ठीक है। क्या क्या कहलाता है, गाइनोसियम। अब देखिए यह आपके फूल का मादा जननांग भाग होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है आपका फ्लावर का, ध्यान रखना है, फूल का। आगे बात करते हैं इसका काम क्या होता है, फीमेल सेक्स सेल का निर्माण करना, यानी कि जो आपका फ्लावर होता है उसमें जो फीमेल सेक्स सेल होती हैं उसका निर्माण करना होता है। और इसकी जो यूनिट होती है ना, जो आपका जायांग जो होता है, इसकी जो यूनिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपको ध्यान रखना, स्त्री केसर यानी कि कार्पेल इसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको ध्यान रखना है जो आपका जायांग जो होता है ना, यह अंडप यानी कि कार्प से बना होता है, और इसमें क्या होते हैं गाइस, बीजांड यानी कि ओवेल्स बनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी आपका जो बीजांड है, बीजांड नहीं, आपका जो अंडप है, कार्प है, इसको तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से, देखिए पहला जो भाग होता है वो आपका कहलाता है वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, दूसरा होता है वर्तिका यानी कि स्टाइल, और तीसरा होता है अंडाशय यानी कि ओवरी। तो इस प्रकार से ये जो आपके फूल जो है इसके चार भाग होते हैं। अभी यहाँ पर फूल के बारे में कुछ और यहाँ पर चीजें, कुछ फैक्ट बाकी हैं, उनको मैं आगे आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर देखते हैं परागण क्या होता है, पोलिनेशन क्या होता है। देखो, परागण का मतलब क्या होता है, जो आपके परागकण जो होते हैं, परागकण पॉलीग्रेन जो होते हैं, अगर वो वर्तिकाग्र पर मूव हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, परागण। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहा, परागण अलग चीज है, परागकण अलग चीज है, यानी किसे बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब होता है कि जो परागकण जो होते हैं यानी कि पॉलीग्रेन जो होते हैं उनका वर्तिकाग्र पर जाना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना। देखो, परागकण क्या होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसकी कोशिकाएं होती हैं, और वर्तिकाग्र क्या होता है, फीमेल वाला, फीमेल का जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मतलब जो मेल का जो सेल सेक्स है ना, सेक्स सेल है, उनका आपके जो फीमेल के जो आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम तक पहुंचना, इस प्रोसेस को बोलते हैं परागकण। यह आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है परपरागण यानी क्रॉस पोलिनेशन। स्वपरागण का मतलब क्या होता है, जब एक ही पेड़ के अंदर एक फूल आ रहा है, अगर उस फूल में खुद के फूल के परागकण हैं, खुद के ही वर्तिकाग्र पर मूव हो रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वपरागण। परपरागण में क्या होता है, अगर दो अलग अलग फूल हैं, अगर एक फूल का जो परागकण है दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, इसे गाइस बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ये मैं आपको जब हम आपके जो आपका जो फूल है, फ्लावर है, उसके अंदर जब हम सेक्सुअल नहीं, जब हम पढ़ेंगे इसके अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मैं डिटेल से इन चीजों के बारे में बताऊंगा। आगे बात करते हैं कि जो आपके फूल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक लिंगी पुष्प, एक होता है उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए, यानी कि इसके अंदर या तो एक पुंकेसर होता है या एक ही अंडक होता है। जैसे आपका पपीता है, तरबूज, ध्यान रखना ये गाइस, ये 2018 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन सा एक पुष्पी पादप का उदाहरण है, ध्यान रखना, पादप और तरबूज ये आपके एक लिंगी पुष्प होते हैं, या तो इनका एक पुंकेसर होता है या एक ही अंडक होता है। अब बात करते हैं उभयलिंगी बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, उनमें क्या होता है, एक तो पुंकेसर होता है और एक स्त्रीकेसर, दोनों ही मौजूद होते हैं। एग्जांपल ध्यान रखना, 2018 में पूछा गया था, गुड़हल और सरसों, दोनों के दोनों आपके क्या हैं, उभयलिंगी पुष्प है। अब यहां पर लास्ट में बात करते हैं फ्रूट के ऊपर, यानी कि जो फल वाला भाग होता है पेड़ पौधों का, उनके बारे में। तो देखिए, जो फल होता है, फल का निर्माण किससे होता है, फल का निर्माण गाइस आपके जो अंडाशय होता है, ओवेरी होता है, उससे होता है। और जो फल होता है ना, एक्चुअलिटी में होता क्या है, यह एक परिपक्व अंडाशय ही होता है, यानी कि आपका अंडाशय जो होता है जब वो एकदम रेडी हो जाता है पक के, तो उसे ही गाइस क्या हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फल। फलों को गाइस दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है इनकी उत्पत्ति के आधार पर। एक होता है सत्य फल यानी कि ट्रू फ्रूट, एक होता है असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट। देखो, सत्य फल क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट जिनका निर्माण अंडाशय यानी कि ओवेरी से होता है, सिर्फ ओवेरी से जिनका निर्माण होता है उन्हें हम बोलते हैं सत्य फल। जैसे आपका मैंगो होता है, आम होता है, अमरूद होता है, जामुन होता है, और आपके चावल धान होते हैं, ये इसके अंदर आते हैं। दूसरे होते हैं असत्य फल यानी कि फॉल्स फ्रूट, है ना। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट जिनका निर्माण अंडाशय यानी कि ओवेरी जो होता है, ओवेरी से ना होकर और जो भाग है पेड़ पौधे के उनसे होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, असत्य फल बोलते हैं। जैसे आपका सेब यानी कि एप्पल, काजू, नाशपाती, सहतूत जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां पर आगे बात करते हैं कि जो फल होते हैं ना, फल के अंदर जो आपका बीज होता है, फल एक तो फल है, मान लीजिए आप आम की बात कर रहे हैं, एक तो आम है, आम के अंदर जो गुठली पाई जाती है, तो आम है और आम के अंदर जो भाग है ना, बीज के अंदर का जो भाग है, उसके बीच जो मतलब जो मटेरियल जो होता है जिसको हम खाते हैं, उसे गाइस हम क्या बोलते हैं, फल भीति बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और फल भीति जो होता है उनके ऊपर 3 लेयर पाई जाती हैं। फल भीति 3 प्रकार की परतों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, एक होती है बाह्य फल भीति एपिकार्प, दूसरी होती है मध्य फल भीति मेसोकार्प, और तीसरी होती है अंत्य फल भीति यानी कि एंडोकार्प। देखो, जो आपकी बाह्य फल भीति होती है इससे केवल छिलका बनता है ना। मध्य फल भीति होती है, इससे आपका गुद्दा आप मान लीजिए आप क्या खा रहे हैं, कोई फल खा रहे हैं, है ना, मान लीजिए आप आम खा रहे हैं, तो आम का जो गुद्दा वाला जो भाग है, एक प्रकार से जिसके अंदर आपको मजा आता है खाने में, है ना, तो वो आपका जो होता है गुदा होता है ना। और अंत्य फल जो होता है वो इसका जो आंतरिक आवरण होता है वो बनाता है। सो गाइस, इस प्रकार से हमने जो आपका पूरा यहाँ पर फल है इसको भी पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको भी आपको ध्यान रखना है।
आपको फलों के बारे में कुछ चीज ध्यान रखनी है कि फलों का कौन सा भाग हम खाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आते हैं कि आपसे अलग अलग फलों के नाम दे देता है और आपसे पूछता है कि हम इसका कौन सा भाग खाते हैं, मतलब कौन सा एडिबल भाग होता है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका धान होता है, धान का मतलब क्या होता है? धान का मतलब होता है आपका चावल, गेहूं, मक्का, कॉर्न, ज्वार, बाजरा, आपका बाजरे को बोलते हैं मिलेट, और आपका जो नारियल होता है, इन सब का हम खाते हैं गाइस। आपका जो भ्रूण पोष वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको हम खाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि एंडोस्पर्म वाला जो भाग है ना, उसको हम खाते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से फल का कौन सा भाग हम खाते हैं। आम जो होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आम, मैंगो, पपीता और आपकी इमली जो होती है, इसका हम खाते हैं गाइस मध्य फल भीति, यानी कि मीजोकार्प वाले भाग को हम खाते हैं, है ना। अमरूद जो होता है, करेला जो होता है, बैंगन जो होता है, टमाटर जो होता है, परवल जो होता है, इसका गाइस हम खाते हैं फल भीति वाला भाग, और इसके बीजों को भी खाते हैं, ठीक है। यानी कि आपका पेरिकार्प और सीड है, इनको हम खाते हैं। आपको पता होगा टमाटर की सब्जी बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि टमाटर के बीजों को निकाल के फेंक देंगे हम, या केवल कोरा टमाटर भी खा जाते हैं कई बार, तो बीजों को थोड़ी फेंकते हैं, बीजों को भी साथ साथ खा जाते हैं। तो अमरूद होता है, करेला होता है, बैंगन जो होता है, परवल जो होता है ना, इनको हम गाइस बीज सहित ही इनके फल भीति को खाते हैं। आगे है आपका सेब जो होता है, एप्पल जो होता है, नाशपाती जो होती है, इसका हम खाते हैं पुष्पासन वाला भाग, यानी कि थैलेमस वाला भाग। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नींबू जो होता है, संतरा जो होता है, मौसमी जो होता है, इसका गाइस हम जूसी हेयर यानी कि रसीले रोम वाले भाग को हम खाते हैं भोजन के रूप में। आगे बात करते हैं अनार जो होता है, अनार का हम खाते हैं रसीले बीज चोल, यानी कि टेस्टा वाला जो भाग होता है उसको हम खाते हैं। इंग्लिश में याद रखना, इंग्लिश में आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि टर्म्स भी एग्जाम में ज़्यादातर इंग्लिश में आती हैं, और नहीं आती तो भी इंग्लिश में तो आती ही आती है, क्योंकि आप किसी भी हिंदी मीडियम के हों चाहे बंगाली मीडियम के, इंग्लिश तो आती है। लीची, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, लीची का कौन सा भाग हम खाते हैं? लीची का हम खाते हैं एरियल वाला भाग, ये आपको ध्यान रखना है। और अंगूर जो होता है, अंगूर का हम खाते हैं फल भीति वाला भाग, यानी कि पेरिकार्प वाला भाग। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखने का, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछ ली जाती हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। हमारी मेहनत आज रात के पूरे 9:30 बज चुके हैं, और अब भी क्लास में आपके सामने शूट कर रहा हूं, 9:39 हो चुके गाइस। और चलिए, हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त रेलवे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।